हेलो एवरीवन। टुडे हम बात करने वाले हैं मूवी इंटरस्टेलर की। इंटरस्टेलर मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है क्योंकि इस मूवी में बहुत सी साइंटिफिक टर्मों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ब्लैक होल, टाइम ट्रैवल, वार्म होल और बाइनरी कोड को दिखाया गया है। ये पूरी कहानी एक आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है कूपर। पहले कूपर नासा में काम करता था, मगर अब कूपर वहाँ पे काम नहीं करता है। अब वो एक किसान है क्योंकि दुनिया को अब इंजीनियर डॉक्टर की जरूरत नहीं है बल्कि किसान की जरूरत है। अभी कूपर को काफी साल हो गए हैं किसानी करते हुए। अब आज के दौर में आए दिन तूफान आते रहते हैं जिससे फसलें तबाह बर्बाद होती रहती हैं। कूपर के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम मर्फ होता है और दूसरे का नाम होता है टॉम। मर्फ पढ़ने लिखने में काफी ब्रिलियंट होती है जबकि टॉम एक एवरेज बच्चा होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें मर्फ कूपर से कहती है, मेरे रूम में बुक्स खुद ब खुद गिर जाती, मुझे लगता है मेरे रूम में भूत है। लेकिन कूपर कहता है भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसके बाद मर्फ कहती है, आप ही तो कहते थे साइंस का काम होता है उन चीजों को एक्सप्लोर करना जिसे लोग ठुकरा देते हैं, और आज आप ही इन बातों को फजूल बता रहे हैं। उसके बाद कूपर मर्फ से कहता है, तुम्हारे पास अब एक रास्ता है, तुम्हारे रूम में जो भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो और नोट करो और उसके पीछे का रीजन तलाश करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कूपर अपनी पूरी फैमिली के साथ बेसबॉल मैच देखने जाता है। तभी वहाँ पे जोर जोर से सायरन बजता है और वहाँ पे एक खतरनाक सैंडस्टॉर्म आता है। इस समय धरती पर तूफान आना एक आम बात हो चुकी थी। तूफान आने की वजह से मैच को रद्द करना पड़ता है और कूपर अपनी पूरी फैमिली के साथ घर की तरफ निकलता है। अब जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो सारा घर धूल से भरा हुआ होता है, और जब कूपर मर्फ के रूम में एंटर करता है तो वहां पर सैंड से कुछ लाइनें बनी होती है और कूपर इन लाइनों को देखकर सोचता है आखिर ये लाइनें कैसी बनी। तब वहां पे मर्फ कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मेरे रूम में भूत है, मगर आप मेरी बात को कभी नहीं मान। कूपर उन लाइनों को गौर से देखता है और तभी वो मर्फ से कहता है, तुम आज टॉम के रूम में सो जाओ। ऊपर रात भर उन लाइनों को देखता है। उसके पास एक कागज और पेन होता है और वो पूरे रात इन लाइनों को देखकर बिताता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और मर्फ आती है और वो देखती है उसके पिता रात भर इन लाइनों को देख रहे थे। तभी वहाँ पर कूपर कहता है कि बुक शेल्फ से बुक्स इसलिए गिरती हैं क्योंकि ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। तभी वो एक कॉइन उछालता है और कॉइन डायरेक्टली उन लाइन पे गिरती है। इसका मतलब ये था इस रूम की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा थी और तब जाकर कूपर को पता चलता है ये एक मैसेज है जो कि बाइनरी कोड के थ्रू हम लोगों को भेजा गया है। बाइनरी कोड वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल होती है। अब कूपर जैसे ही इस मैसेज को डिकोड करता है उसमें एक लोकेशन मिलती है और कूपर जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचता है वहां पर सिक्योरिटी आती है और कूपर को पकड़ कर ले जाती है। तभी वहां पे एक लड़की आती है जिसका नाम एमिली होता है और वो कूपर से कहती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे हो, ये एक खुफिया लोकेशन है। इसके बाद एमिली कूपर को एक हॉल में ले जाती है जहाँ पर प्रोफेसर बेन होते हैं जो कि एमिली के पिता भी होते हैं, और हॉल में बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं और वो कूपर से पूछते हैं, तुम्हें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये एक खुफिया लोकेशन है और दुनिया में किसी को इस बारे में पता नहीं है। अब कूपर उनको कहता है, इस जगह की लोकेशन मुझे ग्रेविटी से पता चली। लेकिन वहाँ पे सभी लोग कूपर का मजाक उड़ाते और उस पे हंसते हैं और तभी प्रोफेसर बेन कूपर को धमकी देता है और कूपर डर जाता है और वो बेन से कहता है, अगर मैं तुझे बता दूं तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। तभी प्रोफेसर बेन और कूपर साइड पर चले जाते हैं। एक्चुअली में बेन और कूपर पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों कभी नासा में एक साथ काम करते। यहाँ पे कूपर को ये लगता था कि नासा बंद हो चुकी है क्योंकि अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नासा को फंड करती। लेकिन बेन कूपर को बताता है कि नासा खुफिया तरीके से अभी भी काम कर रही है। तभी वहाँ पे बेन कूपर से कहता है, कुछ ही सालों में अर्थ पर कोई भी अनाज नहीं उगेगा और उससे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। यहाँ पे कूपर बेन से कहता है, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम वापस से अपनी फसलें उगा सके और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सके और धरती को बचा सके। तभी बेन कूपर से कहता है,
हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि छोड़कर जाना होगा। तभी वहाँ पर बैन कहता है स्पेस में एक एंडोरेंस नाम का एक स्पेस शिप मौजूद है जिसमें इतनी फ्यूल है कि वो धरती के जैसे और भी प्लेनेट डिस्कवर कर सकता है, और कहता है हमारे पास अभी भी कुछ रॉकेट हैं जो हमें उस स्पेस शिप तक ले जा सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को बताता है कि सितारों के नजदीक एक ब्लैक होल अचानक खुल गया था जिससे हम कम समय में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही बैन कूपर को क्या कहता है, हमने वार्म होल के जरिए स्पेस में 13 लोग भेजे हैं और हमने उनके साथ रोबोट भी भेजे हैं। जैसे ही उन्हें अर्थ जैसा कोई प्लेनेट मिलेगा वो हमें सिग्नल भेज देंगे। अब तक हमें 3 लोगों ने सिग्नल भेज दिया है, इसलिए हम अब उन तीनों ग्रहों पे जाके देखेंगे कि उनमें कौन से ग्रह रहने के काबिल हैं। इसलिए हम एक टीम बना रहे हैं जो वहाँ पे जाके ये चेक करेगी कि किस ग्रह में एनवायरनमेंट फेवरेबल है फॉर ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे बेन ऊपर से कहता है हमारे पास 2 आइडिया है। आइडिया नंबर 1 है ये है कि अगर कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जहाँ पर ह्यूमन लाइफ रह सकती हो तो वो अपने बड़े से स्पेस शटल को धरती से उस ग्रह पर ले जाएंगे। जिस जगह पर ये मीटिंग चल रही होती है एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा स्पेस शटल होता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि ये खुद उड़ नहीं सकता, इसलिए वो धरती की ग्रेविटी खत्म करके इसे हवा में ले जाएंगे, फिर इसे खाली डायरेक्शन दिखानी होगी और इस तरह काफी लोग बच जाएंगे। अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो उनके पास प्लान नंबर 2 भी था। वो ये था कि वो एक एस्ट्रोनॉट के साथ 5000 एम्ब्रियोस बेचेंगे जिससे वो ह्यूमन जाति को उस नए प्लेनेट पे पहुंचाएगा। इसके बाद कूपर भी इनको ज्वाइन करता है क्योंकि उनको पायलट की जरूरत होती है और कूपर एक पायलट होता है, लेकिन मर्फ नहीं मानती है और कूपर को मना कर देती है और मर्फ कूपर से कहती है कि मैंने वो मैसेज भी डिकोड कर दिया है, उस मैसेज का मतलब है स्टे, लेकिन कूपर नहीं मानता है और चला जाता है। इसके बाद वो एक स्पेस शिप के थ्रू उस वार्म होल तक पहुंच जाते हैं और उस वार्म होल के थ्रू वो उन 3 ग्रहों तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे थे। अब जो उनके सबसे करीब प्लेनेट होता है उसका नाम होता है मिलर प्लेनेट और ये सब डिसाइड करते हैं ये सबसे पहले वहीं पर जाएंगे, लेकिन ये प्लेनेट वार्म होल के काफी नजदीक होता है जिसकी वजह से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और यहाँ पे बिताया 1 घंटा हमारे प्लेनेट के 7 सालों के बराबर होता है। जब वो इस प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो सिग्नल टूटे हुए रोबोट से आ रहा होता है और इस प्लेनेट पे काफी पानी होता है। इसके बाद एमिली उस रोबोट को लाने जाती है तो कूपर एमिली को चिल्ला के कहता है वापस आ जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ी लहर आ रही होती है। इसके बाद रोबोट एमिली को उठा कर लाता है, लेकिन इनका एक साथी वहीं पर डूब जाता है और वो किसी तरह उस लहर से बच जाते हैं, लेकिन ये सब में 3 घंटे निकल जाते हैं और जब ये दोनों अपने मेन यान में पहुंचते हैं तो इनका साथी बूढ़ा हो चुका होता है। तब तक 23 साल बीत चुके होते हैं और वो कूपर से कहता है तुम्हारे लिए बहुत मैसेज है। इसके बाद कूपर देखता है उसके बेटी की शादी हो चुकी है और मर्फ जवान हो चुकी है और मर्फ अब बैन के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद अब 2 प्लेनेट रहते हैं और वो डिसाइड करते हैं अब वो मैन के प्लेनेट पे जाएंगे और जब वो मैन के प्लेनेट पे जाते हैं तो वहाँ पे अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और मैन अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोया होता है और जब मैन जागता है तो कहता है ऊंचे पहाड़ों पे सब कुछ नॉर्मल है, वहाँ पर हम सांस ले सकते हैं। और जब वहाँ पे सब लोग मैन से कहते हैं तुमने अपना रोबोट ऑफ क्यों किया था, तो वो कहता है इसमें कुछ खराबी है इसलिए मैंने इसे ऑफ किया है। इसके बाद कूपर को धरती से बैन की मैसेज मिलती है जिसमें वो कहता है प्लान नंबर 1 धोखा था, इसलिए मैं प्लान नंबर 2 असल में प्लान नंबर 2 था जिसमें हम 5000 एम्ब्रियोज को दूसरे प्लेनेट पर भेजना था। इसके बाद प्रोफेसर बैन की डेथ हो जाती है। इसके बाद कूपर डिसाइड करता है वो धरती पर वापस जाएगा। इसके बाद वहाँ पे डॉक्टर कूपर से कहता है जब तुम ब्लैक होल से धरती पर वापस जाओगे तो ब्लैक होल में एक रोबोट छोड़ देना जिससे हमें ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जिस पर प्रोफेसर बैन काम कर रहे थे। इसके बाद जब कूपर और मैन बाहर निकलते हैं तो कूपर को पता चलता है कि मैन ने हमें झूठ बोला था क्योंकि ये प्लेनेट रहने के काबिल नहीं, यहाँ पे खाली अमोनिया है। ये सब मैन ने अपनी जान बचाने के लिए कहा था और रोबोट को जानबूझ के ऑफ किया था। इसके बाद कूपर और मैन में लड़ाई हो जाती है और इमली वहाँ पर कूपर को किसी तरह बचा लेती है। इसके बाद मैन वहाँ से भाग कर एक स्पेस जेट में बैठकर एंड्रियोस की तरफ जाता है, लेकिन एंड्रियोस के साथ कनेक्ट करने में नाकाम रहता है और एंड्रियोस में ब्लास्ट होता है और वो स्पेस में घूमने लगता है। दूसरी तरफ कूपर और एमिली भी स्पेस जेट में बैठकर एंड्रियोस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो स्लिंग शॉट का यूज करके ब्लैक होल के पास में पहुंच जाते हैं और तीसरे प्लेनेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि
क्योंकि वही एक प्लेनेट था जहाँ से अच्छे और ट्रस्टेड सिग्नल मिल रहे थे। लेकिन वहाँ तक जाते जाते इन्हें पता चलता है कि स्लिंग शॉट इतना पावरफुल नहीं है कि हम ब्लैक होल तक पहुँच सके। इसलिए कूपर डिसाइड करता है कि वो अपने स्पेसशिप को शटर से अलग करेंगे और वो अपने रोबोट को भी ब्लैक होल के दायरे में छोड़ देंगे ताकि रोबोट पूरा डाटा कलेक्ट करके अर्थ पर भेज सके। लेकिन ऐसा करते समय उसका रोबोट के साथ कनेक्शन टूट जाता है और वो बहुत तेजी से ब्लैक होल की तरफ चला जाता है। इसके बाद कूपर ब्लैक होल में 5th डायमेंशन में चला जाता है जो कि एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया होता है। टेस्सेरेक्ट की मदद से कूपर अब टाइम में आगे और पीछे दोनों डायमेंशन में जा सकता है और वो अपनी बेटी मर्फ को भी देखता है जो कि अभी बचपन में होती है। और तब वो अपनी बेटी को से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि वो उसे खाली देख सकता है, बात नहीं कर सकता है। और फिर कूपर ग्रेविटी की मदद से बुक शेल्फ से गिरा देता है और जब उनके घर में धूल आई थी तो वो उसी धूल में बाइनरी कोड में एक मैसेज भी भेजता है जिसमें कूपर लिखा है स्टे। और इसके साथ ही कूपर का अपने रोबोट से कनेक्टिविटी हो जाती है। और अब कूपर चाहता था कि वो सारी इंफॉर्मेशन मर्फ तक पहुंचाए, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे कुछ बता नहीं सकता था मगर देख सकता था। और तभी कूपर को मार्स कोड की छुरी याद आ जाती है। मार्स कोड में हमें ये बताया जाता है हम किसी चीज के हिलने या झपकने वाली चीज के साथ अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। और इसी छुरी का इस्तेमाल करके अब कूपर जो उसने बचपन में गड़ी दी थी अपनी बेटी को मर्फ को, उसी में सारा डेटा ट्रांसफर कर देता है। और अब जबकि मर्फ एक साइंटिस्ट बन चुकी थी तो उसे आसानी से पता चलता है कि ये डाटा जो आया है ये इसके पिता ने भेजा है। और फाइनली वो इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देती है। और इसके बाद में वो टेस्सेरेक्ट जहाँ पे कूपर था 5th डायमेंशन में वो वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद में कूपर जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। और जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है तो वो असली दुनिया में आ चुका हो। तभी वहाँ पे कूपर उनसे कहता है कि हम कहाँ पे हैं। तो वहाँ पे एक डॉक्टर कूपर से कहता है कि हम मर्फ स्टेशन पे हैं जो आपकी बेटी कूपर मर्फ के नाम पे है। और डॉक्टर कूपर से कहता है कि तुम्हारी बेटी ने ग्रेविटी पे काम करके इस प्लेनेट को बचा लिया है। तभी कूपर वहाँ से अपनी बेटी के पास जाता है जो कि एक हॉस्पिटल के बेड पे होती है और जो काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। और कूपर अभी भी जवान होता है। और तभी कूपर मर्फ से कहता है कि एमिली आप तीसरे प्लेनेट पे है और वो प्लेनेट बिल्कुल इंसानों के रहने के काबिल है और वहाँ पे आराम से इंसान सांस भी ले सकते हैं। और वो वहीं पे चली गई। इसके बाद कूपर एक स्पेसशिप में बैठ जाता है और निकलता है उस तीसरे प्लेनेट की ओर जहाँ पे एमिली होती है। उसके बाद में वहाँ पे पहुंचकर एमिली से मिलता है और ये कहानी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है।